यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास माय डियर कोचिंग वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं संजय शर्मा एक बार पुनः प्यारे मित्रों बहुत ही शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। प्यारे दोस्तों, आप लोग आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत शानदार तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये शानदार वाली क्लास एक बार सेशन को ज़बरदस्त ढंग से आपको लाइक और शेयर करना है प्यारे मित्रों। और जो नए हैं उनको, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, आज शानदार, बहुत ही जानदार, ज़बरदस्त आज एमसीक्यू की क्लास। आज हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू की क्लास रोजाना लेकर आते हैं, लेकिन आज सिर्फ गजब की एमसीक्यू की क्लास में आपको लेकर हाजिर हुआ हूं। फिर कल वापस पुनः हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू पे फिर चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पढ़ते हैं यहाँ पर आज की शानदार इस क्लास को। चलिए दोस्तों, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और सभी मस्ती से आराम से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मनोरक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? बड़ा गजब का प्रश्न है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त है। नहीं है, अब आपको पता है मनोरक्षात्मक क्रियाविधि, मनोरक्षात्मक क्रियाविधियों के जनक कौन है? जनक की बात करें तो सिगमंड फ्रायड इसके जनक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो मनोविश्लेषणवाद के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने रक्षात्मक युक्तियां दी थी और इस रक्षात्मक युक्तियों का संबंध इन्होंने अचेतन से बताया है। किससे बताया है? अचेतन से। और अचेतन से संबंधित जो भी रक्षात्मक युक्तियां होती हैं, जिन्हें हम रक्षा युक्तियां, मनोरक्षा अभियांत्रिकाएं, रक्षा कवच आदि के नाम से जानते हैं, जो व्यक्ति को तनाव और दुश्चिंता से बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म? माय डियर, शुद्धिकरण, परिमेयकरण, साहचर्य और आक्रामकता। आपको पता है शुद्धिकरण को हम लोग शोधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोधन भी कहते हैं। और बिल्कुल शोधन, इसको सब्लीमेशन भी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो बेटा इसे सब्लीमेशन भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सब्लीमेशन। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। दूसरा परिमेयकरण। परिमेयकरण को हम लोग औचित्य स्थापन के नाम से भी जानते हैं। कैसे? रेशनलाइजेशन कहते हैं, औचित्य स्थापन कहते हैं, इसे तार्किकीकरण भी कहते हैं, इसे युक्तिकरण भी कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखने की बात है। तीसरा साहचर्य, एसोसिएटिवनेस। ये किसी प्रकार की कोई रक्षा युक्ति नहीं है। आक्रामकता, अग्रेसिवनेस, रक्षक आक्रामकता और भक्षक आक्रामकता। आक्रामकता भी दो प्रकार की होती है, रक्षक और भक्षक। जब व्यक्ति स्वयं की रक्षा के लिए, अपने तनाव दुश्चिंता को दूर करने के लिए क्रोध जाहिर करता है, जैसे कभी कभी हम मम्मी पापा से नाराज होते हैं तो 2 दिन तक खाना नहीं खाया, मम्मी पापा से बात ही नहीं की, तो इस प्रकार से, लेकिन अपने आप को सेफ रखा। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको तसल्ली तब होती है जब वो दूसरे को मर्डर कर देते हैं, खून खराबा कर डालते हैं। वो हिंसक रक्षात्मक आक्रामकता है। एक रक्षक होती है, एक भक्षक। तो वो भक्षक है जो हिंसक है, और रक्षक जहां पर आपने स्वयं को सेफ किया। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से रक्षा युक्ति होती है, लेकिन साहचर्य किसी प्रकार की कोई रक्षा युक्ति नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक नियम है, गौण नियम, जो आपके ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं बेटा। ये रहा, निम्न में से अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, नाम बहुत गजब का है, का प्रकार है। अगर अपन बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 7 फ्रेम बताए थे 1983 में, फिर उसके बाद 1998 में एक जोड़ दिया, फिर सन 2000 में एक जोड़ दिया। तो वहां पर उन्होंने 2 वर्ड्स अच्छे यूज किए थे। एक होता है अंतः व्यक्तिक और दूसरा होता है अंतर व्यक्तिक। वे के ऊपर रे लगा होता है। ठीक है ना, 2 होते हैं। अंतः का मतलब होता है स्वयं, खुद से बात। अंतः का मतलब होता है अपने आप से, अपने आप से यानी स्वयं से, स्वयं से। ठीक है ना, खुद से, सेल्फ से। बड़ा गजब का प्रश्न है बेटा ये, सेल्फ से। ठीक है ना, तो यहां पर अंतः यानी सेल्फ, अपने आप से संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का प्रकार कौन सा है? समूह संप्रेषण, समूह में तो दूसरे लोग होते हैं तो दूसरों से हो गया, तो ये अपने आप से नहीं हुआ। जन संप्रेषण, जन संप्रेषण भी दूसरों के साथ, जन का मतलब होता है लोग, बहुत सारे लोगों के साथ संप्रेषण, कम्युनिकेट कर रहे हो आप लोग। ठीक है ना, मन की बात, मन की बात आपको पता है कौन करते हैं? मोदी जी करते हैं। लेकिन मोदी जी किससे करते हैं?
मोदी जी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो करते हैं किससे करते हैं, वो जनता से करते हैं, है ना। अब जनता से करते हैं तो यहाँ पर इन तीनों में ही क्या है, दूसरों से बात करने का जिक्र हुआ है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं वाला आंसर परफेक्ट माना जाएगा, इसीलिए मेरे लाडलो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बेटा, ये रहा, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। शैक्षिक उद्देश्य नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, ये तो गलत बात कह दी। कौन सा कथन सही पूछा, करेक्ट कौन सा, ये तो गलत बात है। शैक्षिक उद्देश्य तो होते हैं जिंदगी में। भाई आप बीइंग ए टीचर, जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो पढ़ाने का कोई तो मकसद होगा कि आप अपने बच्चों को, एक बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप उसे क्रिकेटर बनाना चाहते हैं अगर आप कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप उसे सिपाही बनाना चाहते हैं, आप उसे शिक्षक बनाना चाहते हैं, तो कोई तो उद्देश्य है, तो शैक्षिक उद्देश्य तो होते हैं। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों जैसे होते हैं नहीं बेटा, आपने बीएड के दौरान पढ़ा होगा, शिक्षण उद्देश्य सिर्फ एक पाठ को पढ़ाने के होते हैं। एक लेसन प्लान करते समय आपने शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया था, तो वहां केवल उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, लेकिन शैक्षिक उद्देश्य तो पूरी की पूरी किताब को बालक के सर्वांगीण विकास के होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य तो व्यापक होते हैं, शिक्षण उद्देश्य छोटे होते हैं, तो ये गलत बात है, एक जैसे नहीं होते, ये भी गलत बात हो गई। शिक्षण उद्देश्यों की प्रकृति विस्तृत होती है, शिक्षण उद्देश्यों की प्रकृति विस्तृत नहीं होती, शैक्षिक उद्देश्यों की प्रकृति विस्तृत होती है, इसलिए तीसरा भी अपने आप ही गलत हो गया। और चौथे को देख लेते हैं, शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों में शामिल होते हैं, ये 100% सही बात है, क्योंकि शिक्षण उद्देश्य, भाई शैक्षिक उद्देश्य तो पूरे बालक का सर्वांगीण विकास करना है, उसका सामाजिक, उसका बौद्धिक, उसका संवेगात्मक, उसका नैतिक, उसका आध्यात्मिक, उसका धार्मिक, ठीक है ना। और शिक्षण उद्देश्य सिर्फ आपको एक क्षेत्र का विकास करना है, तो उसका पार्ट हो गया वो, ठीक है। इस कारण इसका राइट आंसर क्या माना हमने, डी मान लिया। क्लियर बेटा, चलिए आगे पढ़ो। देखो भाई, बालक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास, तीन बातें हैं, शारीरिक भी होना चाहिए, मानसिक भी होना चाहिए और व्यक्तित्व भी होना चाहिए, कि मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है। अब आपको पता है शारीरिक विकास शैशवावस्था में तो होता है ना, लेकिन मानसिक विकास भी होता है, लेकिन व्यक्तित्व का विकास शैशवावस्था में हो ही नहीं सकता। पर्सनैलिटी को डेवलप करने की जब बात आती है तो यह शुरू होती है बाल्यावस्था से। कौन सी शुरू होती है, बाल्यावस्था। तो इन विच पीरियड ऑफ बेसिक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज लेड, और ये होती है आपकी बाल्यावस्था। इसीलिए सिगमंड फ्रायड ने भी कहा है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था निर्माण काल है ना, या बाल्यावस्था जीवन की मूल आधारशिला है, ऐसा कहा है, ठीक है। तो इस कारण इसको हम लोग बी यानी चाइल्डहुड स्टेज की तरफ रुक करते हैं, तो बी परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, अगला देखो, भावात्मक बुद्धि का संबंध नहीं है। भावात्मक बुद्धि का संबंध, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू, भावात्मक बुद्धि का संबंध नहीं है चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण, संवेगात्मक प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान की जन्मजात योग्यता, संवेगों की अभिव्यक्ति एवं विश्लेषण। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा डियर, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि भावात्मक या संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस कभी भी एक समस्या समाधान की जन्मजात योग्यता नहीं होती है ना। बाकी तो संवेगों का सुगमीकरण, चिंतन शामिल होगा, है ना, संवेगों की अभिव्यक्ति भी शामिल होगी और संवेगात्मक प्रत्यक्षीकरण भी शामिल होगा, ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन कभी भी जन्मजात योग्यता नहीं हो सकती। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे में इमोशंस, भाव जो हैं वो माँ की पेट से वो लेकर आया, नहीं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आते हैं। आप अगर कोई दुर्घटना घटित होते देख रहे हैं, किसी को चोट लग गई है, उसका ब्लड बह रहा है ना, वो बहुत प्रॉब्लम में है, तो आपको रोना अपने आप आ जाएगा। तो ये भाव आपको उस दृश्य को देखकर विकसित हुआ ना, बाद में हुआ, जन्म से सभी संवेग विकसित नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए आपको ये ध्यान रखने की बात है। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, विकास की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, आता ही रहता है ना, और कई बार आपने YouTube पर, मैंने भी शायद 2-3 बार पढ़ा दिया होगा, बड़ा गजब का प्रश्न है, तो इसको ध्यान से समझो। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेवलपमेंट। प्यारे बच्चों, हमेशा इसमें सबसे पहले होता है आत्मीकरण, किसी चीज को एसिमिलेट करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है समायोजन का,
और तीसरा नंबर आता है अनुकूलन का। ये इसका एक सेगमेंट होता है जो हम जीन पियाजे के साथ पढ़ते हैं। आपने जीन पियाजे का पूरा कॉन्सेप्ट, मैं उसकी थ्योरी आपको समझाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। इसीलिए राइट आंसर देख लो, आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। हमको सी आंसर राइट मिल रहा है। एसिमिलेशन, एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन इज द करेक्ट आंसर मेरे बच्चों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किसका होता है? गहन भी होना चाहिए और जटिल भी होना चाहिए। गहन और जटिल समाजीकरण यानी समाज में रहने की प्रवृत्ति किशोर बालकों में विकसित हो जाती है ना। इसीलिए तो इसे व्यक्तिगत अधिकार की आयु कहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने किसे क्या कहा है? व्यक्तिगत अधिकार की आयु कहा है। ठीक है ना। यहां पर बिल्कुल जो अधिकार, राइट्स होते हैं, जो सोसाइटी होती है, वो फाइनलाइज हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग यहां किशोर अवस्था बिस का बेस्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं बेटा। सोहन अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाता है, वापस आने पर अपने छात्रों से भ्रमण पर चर्चा करता है, यह किस ओर संकेत करता है? बताओ। सोहन टेक्स हिज क्लास ऑन ए फील्ड ट्रिप एंड व्हेन ही कम्स बैक डिस्कसेस द ट्रिप विद हिज स्टूडेंट्स। व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्या इंडिकेट करता है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, निर्माणी आकलन, कोई नहीं। अब आपको पता, सीखने का आकलन अंत में किया जाता है, संपूर्ण कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में। सीखने के लिए आकलन मध्य में किया जाता है या बीच में किया जाता है या के दौरान किया जाता है। निर्माणी आकलन, देखिएगा, निर्माणी आकलन नहीं। सीखने के लिए और सीखने का दो ही प्रकार के आकलन होते हैं बच्चों। तो यहां पर निर्माणी आकलन ये भी मध्य में किया जाता है। तो यार ये तो दोनों एक ही चीज है, ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो फिर बचा कौन आंसर? आपका ए बचा और राइट भी है। भाई आप बच्चों को ले गए फील्ड ट्रिप पर और घर आ गए, और घर आने के बाद आपने बच्चों से पूछा, भाई वो कार्यक्रम जो था आपका शैक्षिक भ्रमण था, एजुकेशनल टूर था, वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जब आप घर आकर बच्चों से पूछ रहे हो कि बेटा बताओ आपने वहाँ क्या देखा, क्या सीखा, आपको वहाँ का परिदृश्य कैसा लगा, वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे लगे, आपको जीके में कितना इजाफा हुआ, आपको नॉलेज कितना मिला, तो आप कार्यक्रम के अंत में चीज़ें पता कर रहे हो। तो अंत में करने को हम लोग सीखने का आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन या सीखने का आकलन इसे ही कहा जाता है। इसीलिए मेरे लाडलो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बेटा। बालकों की तार्किक क्षमता विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे? बताओ। व्हाट विल यू डू टू डेवलप द रीजनिंग एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन? बताओ प्यारे बच्चों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिएगा। जिज्ञासा को शांत करेंगे, अगर शांत करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप तार्किक क्षमता कहाँ विकसित कर रहे हैं? गलत है। संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, नैतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नैतिक मुद्दों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना बेटा। जब जब आप नए नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, कभी आपने हिंदी से पूछ लिया, कभी साइकोलॉजी से, कभी मैथमेटिक्स से, कभी रीजनिंग से, आप ढेर सारे चीज़ों से आप प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा? उसकी तार्किक क्षमता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? तार्किक क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए बात ध्यान रखने की है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा माय डियर। क्लियर है क्या? चलिए देखो आगे पढ़ते हैं। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह, ये वयस्क समूह है, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो समवयस्क तो किशोर अवस्था में ही पाए जाएंगे, समवयस्क किशोर में ही पाए जाएंगे। इसीलिए इसका राइट और परफेक्ट आंसर आपका किशोर अवस्था हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना। एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर एडल्ट ग्रुप? इसीलिए इसका बेस्ट और राइट आंसर क्या हो गया? बिल्कुल किशोर अवस्था हो गया। एडल्ट से यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रौढ़ा अवस्था की तरफ बढ़ जाते हैं, जो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल मेथड, ठीक है ना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? बताओ बच्चों। कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रवृत्ति को जानना, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, या उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रवृत्ति को जानना।
क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों गजब का क्वेश्चन है, प्यारा सा प्रश्न है, और आप राइट आंसर बता देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और पूरा का पूरा मजा आ जाएगा। तो नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य हमेशा कठिनाइयों का पता लगाना होता है, ठीक है ना, और कठिनाइयों का पता लगा करके उसको उपचारात्मक प्रवृत्ति क्लिनिकल के लिए तैयार करना होता है। इसीलिए लास्ट और सेगमेंट जो उसका होता है वो उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रवृत्ति को जानने का होता है कि जो कमी आई है, जो प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व किया जाए। तो निदानात्मक और उपचारात्मक, इसका यहाँ पर एंड जो होता है वो उपचारात्मक प्रवृत्ति से कार्यक्रम से लिया जाता है। इसीलिए इसका बेस्ट और राइट आंसर हमने डी दे दिया है। क्या दे दिया गाइस? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन। छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, गलतियों का पता लगाओगे तो क्या वो मूल्यांकन होगा? नहीं, वो तो बच्चों को डिमोटिवेट करना हो जाएगा, वो तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। गलत। यह शिक्षार्थियों की उपलब्धि का पता लगाना, हाँ उपलब्धियों का पता लगाना कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन सिर्फ आप उपलब्धियों का पता लगाना ही मूल्यांकन का उद्देश्य होता तो बालक का सर्वांगीण विकास संभव है क्या? नहीं है, गलत बात है। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, यह भी गलत बात है कि सिर्फ आप अगली क्लास पास करवाने के लिए मूल्यांकन कर रहे हो तो गलत तरीका है। अरे भैया, सीखने में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, कमियां आती हैं, उनको निदान, उनको जानकर उनको दूर करने का ही मूल्यांकन का मुख्य मकसद होता है। इसीलिए कभी भी मूल्यांकन का कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाए और आपको निदान और उपचार जब दोनों विकल्प दिए हों तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका राइट आंसर आपका माय डियर डी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत गजब का क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज नॉट करेक्ट। अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना, परिमेयकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर निकालना। ये परिमेयकरण औचित्य स्थापन होता है, ये क्या होता है? औचित्य स्थापन। और औचित्य स्थापन में क्या होता है? तर्क लगाकर किसी दूसरी चीज को गलत साबित करना, अपनी असफलता का दोष मत देना होता है। गुस्सा निकालना नहीं होता, गुस्सा निकालना बिल्कुल नहीं होता। गुस्सा निकालना तो विस्थापन कहलाता है। गुस्से निकालने को तो हम क्या कहते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखना, ये साइकोलॉजी का गजब का क्वेश्चन है और प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर निकालना होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? रेशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता, बल्कि तर्क लगाकर अपनी असफलता को दूसरे किसी पद या वस्तु पर आरोपित करना होता है। ठीक है माय डियर, चलिए आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बाल अपराध के जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में निम्न में से कौन सा कारण नहीं आता है? बताओ भाई, नहीं आता है ना? नहीं आता है। बाल अपराध के जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में शैक्षिक कारण होना चाहिए। तो मूल्यांकन पक्षपात, ये तो शैक्षिक कारण है। विद्यालय से भाग जाना, अगर मूल्यांकन में पक्षपात करोगे तो बाल अपराध बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी। विद्यालय से भाग जाना ये तो एक अपराध है ही। खराब संगत, ये खराब संगत कभी भी विद्यालय नहीं सिखाता है ना, कभी भी शिक्षा से नहीं मिलती, ये तो बच्चे खुद। इसीलिए इसका राइट आंसर हम सी मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? बिल्कुल 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड डेलिक्वेंसी। ठीक है, गजब का क्वेश्चन है, आप इसे इंपोर्टेंट जरूर लगा लें। ठीक है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? है ना, सृजनात्मकता के पोषण के लिए। गजब का क्वेश्चन है। यानी आप क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो एक अध्यापक होने के नाते आपको कौन सी विधि की हेल्प लेनी पड़ेगी? बताओ। दृश्य श्रव्य सामग्री, है ना। ए टीचर शुड टेक द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी। ठीक है ना। श्रव्य दृश्य, ये तो मंद बुद्धि बालकों के लिए काम करेगी। मस्तिष्क उत्प्लवन विधि, बिल्कुल 100%। मस्तिष्क उत्प्लवन विधि, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है ना,
ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड भी कहा जाता है। इसको काम में लिया जाएगा, जिसके प्रतिपादक ऑसबर्न थे, ऑसबर्न। ठीक है बेटा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है भैया, जैसे ही सामने कोई समस्या आती है ना, तो उस समस्या के समाधान के लिए, उसके नए तरीके ढूंढने के लिए, उसके रास्तों के लिए आपके मस्तिष्क में उथल पुथल मच जाती है। तो ये उथल पुथल मचती है, इस तब जाकर आप कुछ नए आइडियाज़ लेकर आते हो, आपके मस्तिष्क में कुछ नए आइडियाज़ आते हैं, अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होते हैं, कल्पना उत्पन्न होती है। इसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है ना, और इसका संबंध क्रिएटिविटी से होता है, इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। देखो बेटा, बाल अपराध, स्वैलीनता, कमजोर छात्रों को डराने वाला, भगोड़ापन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर डज नॉट शो इमोशनल इनहिबिशन? बताओ, भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है ना, बताओ। भगोड़ापन, ये भगोड़ापन, जो भगोड़ापन है उसका संबंध भावों से थोड़ी होता है, नहीं होता। बाल अपराध, बिल्कुल अपराध कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप किसी न किसी व्यक्ति को, समाज को, सोसाइटी को ठेस पहुंचा रहे हो, है ना, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हो। स्वैलीनता का संबंध ही भावात्मक बाधा से, अपने आप में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं बेचारे, है ना। कमजोर छात्रों को डराने वाला, और डराने वाला भी क्या होगा, भाव, उसके मन में एक डर बैठ जाएगा, तो वो भी एक भाव है। इसीलिए माय डियर, भगोड़ापन कोई भाव नहीं है, तो क्रिया है, ये तो क्या है, बल्कि ये क्रिया है, क्रिया पक्ष है, इसीलिए आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सब में भाव आते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स आती हैं, इस कारण इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? बताओ, सामाजिक रूप से वंचित की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ सोशियली डिसएडवांटेज्ड। ठीक है, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, रहने के लिए स्वयं परिवेश, स्वस्थ परिवेश है बेटा, ये गलत हो गया, और स्वस्थ परिवेश का संबंध ही यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वस्थ परिवेश का संबंध सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है ना, बल्कि ये तो क्या हो जाएगी, ये तो एक फैसिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। तो इसीलिए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव है तो भी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या हो जाएगी, तो इसीलिए इसका राइट आंसर आपका परफेक्ट सी हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 5 वर्षीय बालक में दूसरों के प्रति संप्रेषण तथा प्रतिक्रिया में कमी है। क्या है कमी? वो दूसरों से बातचीत नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, और तथा असामाजिक व्यवहार को बार बार करता है, यानी वो असामाजिक है, समाज के साथ जुड़ता नहीं है। इस तरह के लक्षण किसके प्रतीक है? ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है स्वैलीनता, और स्वैलीनता का मतलब होता है अपने आप में डूबे रहना, और जो अपने आप में डूबे रहते हैं उनका संबंध समाज से दूर रहते हैं वो, ठीक है ना, और समाज से दूर रहते हैं इसलिए वो असामाजिक होते हैं। इसलिए पहला ही राइट आंसर हमको मिल गया है। ठीक है ना, कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मस्त सा क्वेश्चन है माय डियर, गजब का क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रक्षेपण तकनीक द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? आपको पता है प्रक्षेपण का संबंध यहाँ पर हम किससे, प्रक्षेपण का संबंध सीधा सीधा सा अचेतन, इसके जनक कौन है? प्रक्षेपण के जनक फ्रायड हैं, आपको पता है फ्रायड हैं, और फ्रायड ने हमेशा, ये फ्रायड अचेतन के जनक हैं। किसके जनक है? अचेतन को इन्होंने 9/10 यानी 90% बताया है, ठीक है ना, इसीलिए राइट आंसर भी आपका डी हो जाएगा। तो प्रक्षेपण का संबंध अचेतन है, अचेतन से है। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं डियर, ये रहा, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि कौन सी है? प्रक्षेपी पूछा है आपसे, प्रक्षेपी पूछा है, और प्रक्षेपी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, CAT, TAT, IBT, SCT, FWAT, PFT, ये सभी प्रक्षेपी हैं, और जो नहीं, इनमें शामिल नहीं है, वो अप्रक्षेपी है। तो साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन, क्रम निर्धारण मापनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साक्षात्कार नहीं है, व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी भी नहीं है, क्रम निर्धारण भी नहीं है, तो प्रक्षेपी विधि कौन सी है? तो कोई सी भी नहीं है, इनमें कोई सी भी नहीं है, इसीलिए इसका राइट और परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और बिल्कुल कल अपन बिल्कुल सैटरडे को फिर से अपनी क्लास टुमारो 7 PM पर ही होगी, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप जुड़ना ना भूलें, और सेशन को लाइक व शेयर जरूर कर दें मेरे दोस्तों, ठीक है।
थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। और अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच।